हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कुछ जनरल टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कौन कौन से जो डिजीज़ हैं विच आर रिलेटेड विद फूड एंड न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। Based on biological role, nutrients are of two type. First, energy providing nutrients like carbohydrates, lipids. These nutrients provide energy. Protective nutrients, as the name indicate, these nutrients perform protective function like minerals, vitamins, water, proteins. They are protective nutrients. On the basis of daily requirement, nutrients are classified into two type: macronutrients and micronutrients. जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स जो हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अभी हम पढ़ेंगे द टर्म रिलेटेड विद एनर्जी कि कौन से फूड के अंदर कितना एनर्जी है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म है, वन इज ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू एंड सेकंड इज फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। ग्रोस का मतलब होता है टोटल, और फिजियोलॉजिकल आपको याद रखना है कि फिजियोलॉजी मीन्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यानी कि डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। सो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स किसी भी फूड सब्सटेंस में टोटल कितना एनर्जी है उसको तो हम कहेंगे ग्रॉस। और फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू मीन्स जब वो सब्सटेंस बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज हुआ तो हमें कितना एनर्जी मिला उसे हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजी आपको याद रखना है बॉडी से, लिविंग से, और ग्रोस का मतलब है टोटल। ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू और कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू मीन्स जब किसी भी फूड सब्सटेंस को 1 ग्राम ऑफ फूड को हम बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न करेंगे तो जितना टोटल एनर्जी बनेगी, रिलीज होगी, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में जब हम 1 ग्राम फूड को बर्न करेंगे तो टोटल कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, उसे हम कहेंगे ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। बॉडी के अंदर हम देखें 100% कन्वर्जन इज़ नॉट पॉसिबल, जैसे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। जब हमारी बॉडी में फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ATP, तो कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होता है। सो व्हाट इज फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। बॉडी की सिंपल सा है, बॉडी के अंदर 1 ग्राम फूड कितना एनर्जी देगा, दैट इज फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। बॉम्ब कैलोरीमीटर में बर्न करने पर 1 ग्राम फूड कितना एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। लेट्स हैव ए लुक एट द टेबल। अगर हम ये भी हमें लर्न करना है, इसमें से मेनली दो आपको लर्न करना है। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड प्रोटीन के लिए दिस वन इज ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। कार्बोहाइड्रेट इज 4.1, फैट इज 9.45, protein is 5.65. These are gross calorific value and this is physiological fuel value। 449, 4 कार्बोहाइड्रेट के लिए, 4 प्रोटीन के लिए है, 9 फैट के लिए। यहाँ पर देखिए फैट जो है 2.25 टाइम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। सो बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ईजी होता है, तो अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेंगे। अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं और आपको लगता है कि काफ़ी टाइम तक हो सकता है खाना खाने का टाइम ना मिले, या आप खाना अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते, तो इन दैट केस यू नीड फैटी डाइट, बिकॉज फैट को डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है। दूसरा, जब फैट ऑक्सीडाइज होगा तो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो भी 2.25 टाइम ज़्यादा होगा। सो फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के लिए रहेगी 4 किलो कैलोरी, फैट के लिए 9 किलो कैलोरी, प्रोटीन के लिए अगेन 4 किलो कैलोरी। अगर हम ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें 4.1 किलो कैलोरी फॉर कार्बोहाइड्रेट, 9.45 किलो कैलोरी फॉर फैट, एंड प्रोटीन के लिए रहेगी 5.65 किलो कैलोरी। PEM स्टैंड फॉर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण।
जब हमें जितन जो बैलेंस्ड डाइट के अकॉर्डिंग जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलते हैं तो उस केस में जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होंगे वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर फूड में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कैलोरी की डेफिशिएंसी है, सो जिसकी वजह से जो डिसऑर्डर होंगे उनको हम कहेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। यानी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पावर्टी की प्रॉब्लम है वहाँ पर ये जो डाइटरी डेफिशिएंसीज़ हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, बहुत सारे पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग ड्रॉट, फेमाइन, पॉलिटिकल टर्मोयल। सो क्या होता है कि यहाँ पर हर साल बहुत सारे बच्चों की माल न्यूट्रिशन की वजह से डेथ हो जाती है, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती, मेंटल रिटार्डेशन भी होता है। तो बच्चों में जो मेनली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसमें हम दो डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, वन इज़ मैरस्मस एंड वन इज़ क्वासियोर्कर। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लास्ट में हम कंपेयर करेंगे कि दोनों डिजीज़ आपस में डिफरेंट कैसे हैं, बिकॉज अगर आप डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करेंगे तो आप इजीली इनको मेमोराइज रख पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक निमोनिक हम दे रहे हैं क्वाशियोर्कर, के फॉर केवल। आपको याद रखना केवल प्रोटीन, केवल मतलब ओनली, हिंदी में जो केवल हम कहते हैं, के फॉर केवल, केवल मीन्स ओनली, ओनली प्रोटीन। सो क्वासियोर्कर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है, बच्चे को एनर्जी रिच फूड मिल रहा है लेकिन उसके फूड में प्रोटीन नहीं है। लेकिन जो मैरस्मस है उसमें दोनों डेफिशिएंसी रहेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, के फॉर क्वासियोर्कर, क्वासियोर्कर मीन्स केवल प्रोटीन, के फॉर केवल, ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी। मैरस्मस में क्या रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, सो मैरस्मस डिजीज टेक्स प्लेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। और ये ज़्यादातर 1 साल से छोटे बच्चों में होती है। इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर आर हैविंग मोर चांस ऑफ गेटिंग दिस डिजीज मैरस्मस। अगर कब होगा ऐसा? अगर मदर का जो मिल्क है वो अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में बच्चे को अवेलेबल नहीं होता है और उसको एक ऐसी डाइट पर रखा जाता है जिसमें प्रोटीन भी नहीं है, कैलोरी भी नहीं है, तो इसकी वजह से जो है बेबी विल सफ़र फ्रॉम मैरस्मस। अब प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अगर हम बात करें तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, इसके अलावा मसल्स की डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि हमने पढ़ा है मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, तो मसल्स के अंदर भी प्रोटीन है, डिफरेंट एंजाइम्स है वो भी प्रोटीन के बने हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है। सेल की रिपेयर अगर हो रही है तो वहाँ पर भी प्रोटीन्स का इम्पॉर्टेंट रोल है। सो इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन। इम्पेयर्ड का मतलब नेगेटिव, सॉरी, इम्पेयर्ड का मतलब अफेक्टेड होना, कि ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स, टिश्यू प्रोटीन का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। सो दिस विल लीड टू एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ बॉडी। इमेसिएशन का मतलब होता है दुबला पतला। जैसे इस बच्चे को देखिए, इसकी जो रिब्स हैं वो कितना प्रोमिनेंट है कि स्किन में फैट ही नहीं है। यहाँ देखिए, ये जो इसकी जो यहाँ वाली जो बोन है और ये जो इसकी कॉलर बोन है, ये जो कॉलर बोन है ये भी कितना क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ पर जो फैट है स्किन के अंदर, जो सबकुटेनियस फैट है वो भी ऑक्सीडाइज हो गया है टू मीट एनर्जी डिमांड ऑफ द बॉडी। सो इमेसिएशन का मतलब दुबलापन, एक्सट्रीम वीकनेस होगी। यहाँ पर जो लिम्ब बोन्स हैं उनकी थिनिंग होगी, जो स्किन है दैट विल बी ड्राई, थिन, रिंकल्ड। रिंकल्ड स्किन क्यों है? अगर स्किन में मसल मास नहीं रहेगा, मसल मास प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगी मसल्स, तो स्किन में क्या होगा? रिंकल्स होंगे। ग्रोथ रेट ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ग्रोथ रेट इज़ हाईली रिड्यूस्ड। जो पर्सन का, जो बच्चे का वेट है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा, अंडर वेट होगा। जो ब्रेन डेवलपमेंट है दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। तो इम्पेयर्ड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एज वेल एज मेंटल फैकल्टीज,
मेंटल डेवलपमेंट है बॉडी का और ब्रेन का, वो प्रॉपरली नहीं होगा। प्रोमिनेंट रिब्स यानी कि रिब्स क्लियरली विजिबल होंगी। सो दिस इज मैरेस्मस। मैरेस्मस प्रोटीन एंड कैलोरी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। अगर बच्चे को इस तरह की डाइट दी जा रही है जिसमें प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है और खाना भी उसे भरपेट नहीं मिल रहा है, तो उस केस में डिजीज़ होगी मैरेस्मस। माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाई दिस टॉपिक इज इंक्लूडेड इन योर बुक? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एकेडमिशियन हैं उनका मेन एम रहा होगा कि आप लोगों को सेंसिटाइज करना कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अभी भी मिलियन ऑफ द पीपल ऐसे हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता। तो यहाँ से हमें एक चीज़, यू शुड टेक वन मैसेज टू द होम कि आपको खाना कभी ख़राब नहीं करना है और जितना ज़रूरत है उतना ही खाना है। कई बार क्या है कि हम पेट भर भर कर खाते हैं, तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आप भूखे रहिए, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही ईट कीजिए। क्योंकि अगर आप, और कई जगह ऐसे इनिशिएटिव भी लोगों ने लिए हैं कि वो एक दिन, एक सप्ताह में एक दिन खाना नहीं खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को वो बिल्डअप कर रहे हैं या लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं ताकि जो फूड का कंजम्पशन है जो प्रॉस्परस लोग हैं उनके द्वारा कम हो और वो फूड नीडी पर्सन्स को अवेलेबल हो सके। तो खाना कहीं पर भी वेस्ट नहीं होना चाहिए और हमें खाने का बहुत वाइजली यूज़ करना चाहिए। बिकॉज अभी भी बहुत सारे मिलियन पीपल ऐसे हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें भरपेट खाना मिलता है लेकिन वो खाना बॉडी के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड डाइट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता। वो सिर्फ आपकी हंगर को शांत करता है, लेकिन अभी भी बॉडी में हिडन हंगर के सिम्टम्स होते हैं। हिडन हंगर मीन्स आपने कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लिया, आपका स्टमक सेटिस्फाई हो गया है कि यस पेट भरकर खाना मिला है, लेकिन बॉडी को अभी प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए जो उन लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो आपको इस दिशा में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है कि आप किसी भी एक ऐसी NGO है उसको आप डोनेट कर सकते हैं। आसपास अगर लोग हैं ऐसे तो उनकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप अपने लेवल पे अगर फूड को ख़राब नहीं करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें और मनी से ही हेल्प करें। आप अगर खुद भी सेंसिटाइज होते हैं कि यस फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आई एम वेरी लक्की कि मेरे पास इतना फूड है, तो आप उस फूड को ख़राब ना करें, जितना ज़रूरत है उतना ही खाना पकाएं और खाने को वेस्ट ना करें। तो उससे भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। आप सोचिए, आप एक हैं और ऐसे करके जितने भी लोग हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है, जिनके पास फूड अवेलेबल है, अगर वो फूड को ख़राब नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा कि खाने की कमी नहीं रहेगी और उन लोगों को फूड अवेलेबल हो पाएगा जो इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करते हैं या डिप्राइव्ड हैं, उनको फूड प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। तो आई होप यू शुड टेक अवे दिस मैसेज from this video and will take care this also and will try to sensitize other members in your family also. नेक्स्ट डिसऑर्डर इज़ क्वाशियोर्कर। क्वाशियोर्कर जैसा कि मैंने याद कर रखने के लिए आपको एक निमोनिक दिया, के फॉर केवल, केवल प्रोटीन। अब जस्ट हैव ए लुक at the picture of this child. See what type of body structure this child is having. आप इसके बेली रीजन पर फोकस करिए, कितना प्रोट्रूडेड बेली रीजन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन मैन ये समझेगा कि ज़्यादा खाना खाने की वजह से इसका पेट फूल गया है, बट सॉरी टू से नो, दिस इज़ नॉट ड्यू टू this more and more eating of the food. Actually this is due to deficiency of protein. कैसे, अभी जानने की कोशिश करेंगे। Due to deficiency of protein only. मैरेस्मस प्रोटीन कैलोरी दोनों से होती है, क्वाशियोर्कर सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी से होती है। आपको पॉइंट कंपेयर करके याद रखना है। मैरेस्मस में हमने पढ़ा 1 साल से छोटे बच्चों में होती है, क्वाशियर हो गई 1 साल से बड़े बच्चों में। अब जहाँ पर दो अपोजिट आपको लर्न करने की, एक मैंने कहा कि लेस देन 1 ईयर, एक मोर देन 1 ईयर है, तो यहाँ पर ज़रूरत है कि आप एक को लर्न करें। सपोज आपको क्वाशियोर्कर हो जाता है कि 1 साल से बड़े बच्चों में होती है, या मैरेस्मस हो जाता है 1 साल से छोटे बच्चों में, तो आप एक को ही याद कीजिए।
आप दोनों को याद करेंगे तो हो सकता है थोड़े टाइम बाद आप जो लर्न आपने किया है वो थोड़ा सा फेंट हो जाए, लर्निंग उतनी शार्प ना रहे, तो इट विल क्रिएट कन्फ्यूज़न। आपने याद ही एक का किया है तो वो उसमें कन्फ्यूज़न आने के चांसेस कम रहेंगे कि आपने पढ़ा कि मैरेस्मस मीन्स 1 ईयर से छोटे बच्चों में होगी, तो ऑब्वियस सी बात है क्वाशियोरकर का क्या पढ़ा है मैंने कि 1 साल से बड़े बच्चों में होते हैं। आप ऐसा लर्न कीजिए कि मैरेस्मस 1 ईयर से छोटे स्टूडेंट्स चाइल्ड में होती है और क्वाशियोरकर जस्ट अपोजिट है, बी मोर देन 1 ईयर। थोड़ा माइंड में रखेंगे लेकिन याद एक को करेंगे। इम्पेयर्ड ग्रोथ, जैसा कि हमने मैरेस्मस में पढ़ा, ग्रोथ इज इम्पेयर्ड, टिश्यू प्रोटीन का जो रिप्लेसमेंट है वो इम्पेयर्ड होगा। वास्टिंग ऑफ मसल्स, वास्टिंग ऑफ मसल्स का मतलब होता है एट्रोफी। एट्रोफी का अगेन ये टर्म साइंटिफिक टर्म है, डीजनरेशन ऑफ मसल्स। अगर मसल मास कम होता जाता है तो उसको हम कहेंगे एट्रोफी। वास्टिंग ऑफ मसल्स और एट्रोफी मीन्स डीजनरेशन ऑफ मसल्स, क्योंकि प्रोटीन, मसल की ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन का जो कंपोजिशन है या कॉन्स्टिट्यूएंट है मसल के अंदर वो ज़्यादा होता है, और अगर प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है मसल विल डीजनरेट एंड प्रोग्रेसिवली रिड्यूस इन साइज। थिनिंग ऑफ लिम्ब बोन, ये फीचर भी सेम है जो हमने मैरेस्मस में पढ़ा। ऑब्वियसली ग्रोथ रेट कम होगी, बॉडी वेट भी कम होगा, ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज़ का जो डेवलपमेंट है वो भी इम्पेयर्ड होगा। अब ये जो पॉइंट मैंने रेड में लिखा है ये आपको हाईलाइट करने हैं और अपने दिमाग में भी और समझने भी हैं। मैरेस्मस में कैलोरी है तो नो डाउट कैलोरी है तो जो स्किन है उसमें कुछ फैट मिलेगा। हालांकि वहाँ हमने रिब्स रीजन में कहा था कि जो रिब्स हैं वो प्रोमिनेंट है, बिकॉज जो बॉडी का जो फैट है, जो बेली जो जैसे बॉडी का जो फैट है, नो डाउट लिम्स तो थिन है और बॉडी में भी जो फैट है वो काफ़ी हद तक ऑक्सीडाइज हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वो कैलोरी डेफिशिएंसी से था, मैरेस्मस में कैलोरी की डेफिशिएंसी है तो आपको कोई स्किन में फैट नहीं मिलेगा। हाथ पैर दोनों पतले थे और बॉडी में भी अगर हम देखें बेली रीजन है या रिब्स वाला जो पोर्शन है, चेस्ट है, उस रीजन में भी जो है फैट डिपोजिशन नहीं है, बिकॉज जो फैट है वो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसकी एनर्जी को मीट आउट करने के लिए ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो नो फैट इज़ लेफ्ट। यहाँ पर क्या होगा, सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, अभी भी कुछ फैट स्किन के अंदर है। क्यों? बिकॉज डेफिशिएंसी प्रोटीन की वजह से है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें फूड मिल रहा है लेकिन उस फूड में क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है। बच्चे को ऐसी डाइट, मदर मिल्क की बजाय ऐसी डाइट से रिप्लेस कर दिया गया है जिसमें हाई कैलोरी है बट प्रोटीन का जो अमाउंट है वो कम है। तो यही वजह है कि कैलोरी है तो सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। अब यहाँ पर एक पार्ट हमने टिश्यू में पढ़ा था और सर्कुलेशन में भी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जब हमने ब्लड डिस्कस किया तो वहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ओस्मोटिक प्रेशर एंड ओएडिमा। ब्लड प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, दीज प्रोटीन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ओस्मोटिक प्रेशर। अगर आपको यहाँ समझने में, क्योंकि यहाँ जस्ट हम इसको डिटेल नहीं पढ़ेंगे वहाँ पर कि हमने क्या पढ़ा था, तो यू कैन फॉलो द वीडियो ब्लड जहाँ पर हमने ब्लड प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया और वहाँ पर हमने एग्जाम्पल और प्रेशर की हेल्प से इनको डिस्कस किया है। अगर प्लाज्मा में प्रोटीन नॉर्मल अमाउंट में है तो ब्लड का वॉल्यूम मोर और लेस मेंटेन रहेगा और ब्लड ज़्यादा वाटर लूज नहीं करेगा। लेकिन अगर प्लाज्मा में क्या कम है, प्रोटीन कम है, अगर प्लाज्मा में प्रोटीन कम है तो क्या होगा, प्लाज्मा का ओस्मोटिक प्रेशर, ब्लड का ओस्मोटिक प्रेशर कम होगा और ब्लड से ज़्यादा वाटर कहाँ आएगा, बाहर। बाहर मतलब टिश्यू फ्लूइड में, और टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट है उनमें स्वेलिंग होगी और स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स को ही हम क्या कहेंगे, ओएडिमा। बल्जिंग ऑफ द स्टमक, यहाँ देखो प्रोटीन कम होने की वजह से और कैलोरी ज़्यादा होने की वजह से जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्टमक है दैट इज़ bulged. So this is kwashiorkor, protein energy malnutrition where there is deficiency of protein only. Moving on to intestinal infections, जो
बैक्टीरिया और वायरस की वजह से हो सकते हैं या कुछ पैरासाइट्स की वजह से हो सकते हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, ये मोस्ट कॉमन जो इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कॉल्ड फूड पॉइजनिंग और सम, जैसे अगर हम बात करें हेलिकोबैक्टर पायलोरी, हेलिकोबैक्टर पायलोरी एक अल्सर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है जो पायलोरिक स्टमक में मिलेगा, और ये जो बैक्टीरिया है वो म्यूकस को डैमेज करता है। तो जैसे जैसे स्टमक में म्यूकस डैमेज होगी, HCl विल कम इन कॉन्टेक्ट विद एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ म्यूकोजा, और उससे क्या होगा कि जो एपिथेलियल लाइनिंग है HCl की वजह से इरोड होगी, उसका एक्सकोरिएशन होगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अल्सर। सो स्टमक अल्सर हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ये बैक्टीरिया म्यूकस मेम्ब्रेन को ईट करता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से HCl डायरेक्ट म्यूकोजा के कांटेक्ट में आएगा और म्यूकोजल एपिथेलियम को इरोड करेगा। इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स क्या है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स में जैसे टेपवर्म इज टीनिया, राउंड वर्म, टेपवर्म प्लेटीहेल्मिन्स में है, राउंड वर्म एस्कहेल्मिन्स में है, थ्रेड वर्म इज ऑल्सो इन एस्कहेल्मिन्स, हुकवर्म ये भी एस्कहेल्मिन्स है, एनसाइलोस्टोमा डियोडिनेल, पिनवर्म एंटीरोबियस ये भी एस्कहेल्मिन्स है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्मिन्स, चाहे वो प्लेटीहेल्मिन्स हो, एस्कहेल्मिन्स हो, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं, दे विल कॉज डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है एंड कॉज डिजीज नॉन एज अमीबिएसिस, right? So these are some of the organism which are responsible for causing intestinal infection. डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। पीलिया मीन्स पीला, पीला से लिया है येलो कलर, जहाँ पर जो स्किन है, आईज हैं, दे टर्न येलो इन कलर। अब जो जॉन्डिस है वो मेनली लीवर से रिलेटेड है, बिकॉज लीवर के अंदर फैगोसाइटोसिस ऑफ RBCs टेक्स प्लेस। वैसे अगर हम लीवर की बजाय कहें तो मेनली ये ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, RBCs रिलेटेड डिसऑर्डर है। RBCs की जो एवरेज लाइफ स्पैन है दैट इज़ 120 डेज। 120 डेज के बाद RBCs में प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगा, अपोप्टोसिस, और जिसकी वजह से क्या होगा कि दीज RBCs विल डाई एंड दे विल अंडरगो प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है जो हर बार हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें RBCs की डेथ नॉर्मल से ज़्यादा होती है, जैसे मलेरिया। मलेरिया डिजीज़ में क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है दैट मल्टीप्लाई विद इन लीवर सेल एंड RBCs, और जब RBCs रप्चर होंगी तो जो हीमोग्लोबिन है वो डिकम्पोज होगा, और जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें भी जो RBCs है उनकी जो लाइफ स्पैन है वो नॉर्मल लाइफ स्पैन से काफ़ी कम होगी, और इस केस में फैगोसाइटोसिस ऑफ RBCs क्या होंगी, ज़्यादा। तो ये वो डिजीज़ हैं जो लीवर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ पर RBCs सिकल शेप हो जाती हैं, और ये सिकल शेप RBCs ब्लड कैपिलरीज में फंस जाती हैं, क्लोग हो जाती हैं, और जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और जब फैगोसाइटोसिस होगी तो क्या रिलीज़ करेंगी, हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन विल ब्रेक डाउन इनटू बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं जिनकी वजह से क्या होगा, जॉन्डिस। इंट्रा हिपैटिक जॉन्डिस मीन्स जो लीवर, यहाँ पर जो रीज़न है जॉन्डिस का दैट इज़ ड्यू टू लिवर। अगर लीवर में कोई इन्फेक्शन है, इंजरी है, डैमेज है, एक्सीडेंट में लीवर डैमेज हो गया है, वायरल इन्फेक्शन है, अल्कोहल में भी यहाँ पर फैटी लीवर सिंड्रोम होता है जहाँ पर लीवर अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाता है, लीवर का कैंसर है, तो इस केस में भी लीवर प्रॉपरली बाइल एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा एंड पर्सन विल सफ़र फ्रॉम जॉन्डिस। एक पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस होता है। पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस मीन्स जैसे गाल ब्लैडर के अंदर जो है बाइल स्टोर होता है, अगर गाल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन है तो गाल ब्लैडर में बाइल को स्टोर करने के लिए स्पेस नहीं रहेगा।
पैनक्रिएटिक कैंसर है, पैनक्रियाज में कैंसर है, बाइल डक्ट में कैंसर है, तो इससे क्या होगा कि जो बाइल है वो ड्यूोडेनम में रिलीज नहीं होगा और ऑब्वियसली बाइल पिगमेंट कहाँ रहेंगे, ब्लड में. दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन जॉन्डिस. जॉन्डिस में होता क्या है कि जो बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है, वो एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, दे विल रिमेन इन द ब्लड. और ब्लड में बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल से एक्सीड करेगा और जिसकी वजह से जो स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्क्लेरा ऑफ द आई है, आई के अंदर जो अपना वाइट पार्ट है जो सामने से दिखाई देता है उसे हम स्क्लेरा कहते हैं, तो वो आपको येलो दिखाई देगा. अब अगर हम इन सिम्टम्स को देखें तो इससे हमें क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, येलो दिखाई दे रहे हैं, बट नो, यहाँ पर क्या होगा कि जब इन बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का अमाउंट जो है वो नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा होगा, दे विल कॉज मेंटल रिटार्डेशन और सीवियर केस में पर्सन की डेथ भी हो सकती है. न्यूबॉर्न बेबीज़ में जॉन्डिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ये आगे हम सर्कुलेशन में डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम पढ़ेंगे RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी, तो वहाँ पर हम इसे कोरिलेट करेंगे. कई बार न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी क्या हो जाता है, जॉन्डिस. तो जॉन्डिस क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है. बिलीरुबिन बिलीवर्डिन ब्लड से एक्सक्रीट नहीं होंगे और बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का अमाउंट बॉडी में ज़्यादा रहेगा. दे विल कॉज मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्पेयर करेंगे एंड विल रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन. सो दैट्स ऑल अबाउट जॉन्डिस. अब हम कुछ जनरल इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. वॉमिटिंग का मतलब जो स्टमक कंटेंट है वो इजेक्ट हो जाना, सबको मालूम है. आपको क्या याद रखना है कि जो वॉमिटिंग है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय मेडुला ओब्लोंगेटा. मेडुला ओब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉमिटिंग. सो वॉमिट सेंटर कहाँ है, मेडुला ओब्लोंगेटा में है और ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी है. रिफ्लेक्स एक्टिविटी का मतलब जैसे आपने 10th क्लास में रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा होगा, ऑटोमेटिक एक्टिविटी है और किसके रेस्पॉन्स में होगी, फूड पॉइजनिंग के रेस्पॉन्स में. मान लीजिए फूड पॉइजनिंग है तो उस केस में वॉमिटिंग है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है उस केस में भी वॉमिटिंग हो सकती है. डिफरेंट हेल्थ इश्यूज आर देयर जहाँ पर वॉमिटिंग है. जैसे प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी वॉमिटिंग का, नोजिया की फीलिंग होती है या वॉमिटिंग होती है, या फिर कुछ लोग हिली एरियाज़ पर जाते हैं, या फिर कुछ लोग मान लो गोल गोल घूमते भी हैं तो उनका भी सिर चकराने लगता है और उनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है. ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग. जैसे अगर हम देखें कि किसी पर्सन को अगर वॉमिटिंग आने वाली है तो उससे पहले उसको फील हो जाता है कि यस आई मे वॉमिट, तो उस फीलिंग को हम कह रहे हैं नोजिया. उस प्रोसेस को जो है, जो उस तरह का जो आपको फील होगा उसको हम क्या कह रहे हैं, नोजिया. सो वॉमिटिंग का जो सेंटर है वो मेडुला ओब्लोंगेटा में है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी है एंड फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड वॉमिटिंग. डायोरिया का मतलब होता है लूज मोशन. अगर फीकल मैटर का डिस्चार्ज बार बार है और वाटरी है, जो स्टूल है, स्टूल का मतलब फीकल मैटर, फेसेस, अनडाइजेस्टेड फूड, अगर स्टूल वाटरी है और बार बार जो है हो रहा है फिर डिफेकेशन, तो उसको हम कहेंगे डायोरिया. डायोरिया भी बहुत सारे जो है माइक्रोब्स है जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है और अगर फूड प्रॉपरली जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाया सो इट विल रिजल्ट इन लूज मोशन. तो जिसकी वजह से जो फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्टेड होगा डायोरिया की वजह से, बिकॉज फूड को इनफ टाइम नहीं मिलेगा टू स्टे इन एलिमेंट्री कैनाल and it will reduce absorption of food. कॉन्स्टिपेशन डायोरिया से जस्ट अपोजिट है. कॉन्स्टिपेशन का मतलब जो फीकल मैटर है वो हार्ड होगा, उसमें क्या होगा कि जो वाटर का कंटेंट है वो कम होगा और ज़्यादा टाइम तक फीकल मैटर जो है रेक्टम में रिटेन रहेगा. और जो बॉल मूवमेंट है यहाँ पर, यानी कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उनको हम बॉल मूवमेंट कह रहे हैं, वो इर्रेगुलर है. डायोरिया के अंदर भी बॉल मूवमेंट इर्रेगुलर है, यहाँ पर भी इर्रेगुलर है. इनडाइजेशन का मतलब फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड. आपने खाना खाया, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ, यही वजह है कि काफ़ी देर खाना खाने के बाद भी आपको ऐसे लगेगा कि आपका जो स्टमक है वो भरा हुआ है और अभी आपको खाने की इच्छा नहीं है. कई रीज़न हो सकते हैं जिसमें से कुछ मैंने मेंशन करे हैं कि एंजाइमेटिक सिक्रेशन इनएडिक्वेट है. ये जेनेटिक हो सकता है कि कुछ लोगों में जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहे हैं. एंजाइटी,
टेंशन की वजह से भी। नॉट ओनली इंडाइजेशन माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंग्जाइटी। और जब भी आप इस स्टेज में हैं, जैसे 11th-12th की स्टेज में हैं, तो टेंशन नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम स्टूडेंट लाइफ नहीं तो अपनी लाइफ में भी देखें तो टेंशन जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। बट यहाँ पर आपको अपने स्ट्रेस को डील करना आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू कोप अप विद योर स्ट्रेस। अगर आपके सामने स्ट्रेस है लेकिन फिर भी आपको अपने माइंड को ऐसे फील कराना आना चाहिए कि यस आई एम एबल टू हैंडल द टेंशन। टेंशन के साथ खुश रहकर जीना सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आगे वाली लाइफ बहुत पीसफुल हो और आपका माइंड बहुत पीसफुल हो, तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर वर्क करने की ज़रूरत है कि टेंशन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, कभी भी आ सकती है। ये अच्छी बात है, एट दिस टाइम हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, बट एनी टाइम एनी थिंग कैन हैपन। तो आपको अपने माइंड को हमेशा प्रिपेयर रखना है फॉर द वर्स्ट थिंग टू हैपन। शुरू में पूरा कोशिश करनी है, ध्यान रखना है कि कोई इस तरह की सर्कमस्टांसिस ना हो। लेकिन लाइफ है, बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टांसिस हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पास एंड फेल्योर, सक्सेस एंड फेल्योर, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हैप्पीनेस एंड सैडनेस आर अगेन पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आपका मेन काम है टू पुट योर एफर्ट इन ए वेरी इफेक्टिव मैनर विदाउट गेटिंग टेंशन। सबसे इम्पॉर्टेंट है, नो एंग्जाइटी एट ऑल। क्यों? इनडाइजेशन नहीं। अगर आप हर वक्त सोचते रहते हैं तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा, आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी अफेक्ट करेगा, आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस भी करेगा। बहुत आगे हम जाकर पढ़ेंगे कि कॉर्टिसोल स्ट्रेस को कॉप अप करता है, तो कॉर्टिसोल भी ज़्यादा होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से यहाँ तक पढ़ा है कि डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे स्ट्रेस है उसकी वजह से हो जाती है। तो यू आर नॉट सपोज टू टेक स्ट्रेस इन योर लाइफ। जो भी हो गया है, ट्राई टू टेक द थिंग वेरी कैजुअली। जहाँ पर आपको लगता है, देखो अगर लाइफ में कोई भी काम गलत हो गया है तो होने के बाद आप उसे, अगर आप ठीक कर सकते तो ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि काम बिगड़ गया और अब ठीक नहीं होगा तो उससे एक सीख लेंगे कि ये काम अगर ख़राब हो गया है तो अब आगे लाइफ में मेरा ये काम कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को आप 2-3 दिन अपने माइंड में रिकैपिचुलेट करेंगे, याद करेंगे और उस चीज़ को अपने दिमाग में पक्का कर लेंगे कि आगे इस तरह की गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। सो उससे क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप यू विल इम्प्रूव। फूड पॉइजनिंग, यहाँ पर आपको एज ए बीइंग ए बायोलॉजी स्टूडेंट, नॉट ओनली एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट, आपको एज ए पर्सन भी आपको अपनी फीडिंग हैबिट्स को बहुत बैलेंस्ड रखना है। कौन सी तरह का फूड आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना। खाने से पहले भी ये एक स्ट्रेटजी है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अप्लाई कर सकते हो कि जब भी आप खाएं तो खाने से पहले जो पीस है आपका, पीस ऑफ फूड, खाने से पहले जो है आप सोचें इज़ इट हेल्दी। मन से आवाज़ आएगी नो, तो यहाँ पर आपका बोल्ड होना ज़रूरी है। यू शुड बी बोल्ड कि आप उसे वापस प्लेट में रख दें। टेम्पटेशन होगी तो आप टेम्पटेशन को शांत करने के लिए आपका मन कर रहा है कि यस आई हैव टू ईट दिस, आई ईट दिस, तो उसमें आप अपने मन को समझा सकते हो कि मुझे महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, वीक में एक बार ऐसे खाना है। ऐसा नहीं है कि डेली आप उसी को खाते रहें। सो फूड पॉइजनिंग में फूड हेल्दी होना चाहिए। हालांकि फूड पॉइजनिंग अगर क्योंकि मार्केट का खाते हैं, प्रॉपरली कुकड नहीं है, अनहाइजेनिक है, तो उसमें फूड पॉइजनिंग के चांसेस होते हैं। ओवर ईटिंग, आपको कोई फूड टेस्टी लगता है और आप खाए जा रहे हैं, ये भी इस बात पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, माल न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कुछ लोगों को खाने को ही नहीं मिल रहा है और आप ज़्यादा खा रहे हैं। तो ज़्यादा खा रहे हैं तो देखो ये आपकी बॉडी को ही अफेक्ट कर रहा है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द स्पाइसी फूड। ज़्यादा मिर्च वाला, ज़्यादा मसाले वाला जो खाना है वो भी आपको नहीं खाना है। तो ये इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस किस वजह से हो सकती हैं? इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, एंग्जाइटी है, फूड पॉइजनिंग है, ओवर ईटिंग है, स्पाइसी फूड। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस।